इस दुनिया में जो लोग हिम्मत नहीं खोते, सफल होने के रास्ते उनके कभी बंद नहीं होते। आज एक ऐसे वेटर की कहानी सुनाऊंगा जिसने करोड़ों की कंपनी बना दी। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। इस लड़के का नाम है कुणाल और इसने करोड़ों की कंपनी बनाई है। इसने कैफे आउटलेट्स खोल दिए, 150 से ज्यादा आउटलेट है, 500 खोलने लगा है। आज 100 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज बना दी और वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री तैयार कर दी। 7 स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहली स्ट्रैटेजी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड चेन ऑफ QVA स्ट्रैटेजी। पावरफुल है QVA स्ट्रैटेजी। क्या होता है ये QVA? कुणाल जो होटल में वेटर था, एक दिन उसके जन्मदिन पे सारे दोस्तों ने बोला आज पार्टी चाहिए भैया। अब पार्टी में उसने अपने 10 दोस्तों को बुला तो लिया, लेकिन सबकी डिमांड अलग थी। किसी को कॉफी पीनी है, कहा कैफे कॉफी डे में। किसी को मैकडॉनल्ड का बर्गर खाना है, बढ़िया फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। किसी को पिज्जा हट का पिज्जा खाना है। कोई बोला बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम खिला दे। वैरायटी डिमांड, लेकिन लिमिटेड बजट। इतने कम बजट के अंदर काम करना है। इसका मतलब क्या हुआ? अब उसको 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता अगर वो सबको अलग अलग जगह लेके जाता, और टाइम का चक्कर था। तो कुणाल ने सोचा कि भाई इसका मतलब सारे स्कूल कॉलेज के बच्चों को दिक्कत आती होगी, अलग अलग जगह खाने की इच्छा है भाई, इतने अगर ग्रुप में जाए तो उसने सोचा कि यार अगर मैं ढूंढ भी लूं कोई, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रामू का कैफे, शामू का कैफे, टिंकू बिल्लू, चंपक का कैफे, ये छोटा मोटा तो मिल जाएगा, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज रिटेल चेन नहीं है। और QVA का मतलब क्या है? जहां क्वालिटी कंसिस्टेंट हो, क्योंकि छोटे मोटे कैफे में क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं होगी, वैरायटी सारी नहीं मिलेगी, और ए मतलब अफोर्डेबल नहीं होगा। तो इसने मॉडल समझा कि मैं एक ऑर्गेनाइज चेन बना सकता हूं आगे चल के, जिसमें क्वालिटी एक जैसी हो, जिसमें वैरायटी सारी मिल जाए। भाई मेरे को मैकडॉनल्ड ना जाना पड़े, पिज्जा हट ना जाना पड़े, बास्किन रॉबिन सब कुछ एक छत के अंदर मिल जाए, अम्ब्रेला बोलते हैं इसको। कुछ ना आए हाथ, समझ लेना डुबकी अभी अधूरी है। पानी में जाता है ना, कुछ ना आए हाथ, समझ लेना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। उसने अपना पहला कदम लिया और उसने सोचा मैं नाम रखूंगा कैफे क्रेम, यानी कि पूरा अम्ब्रेला। और इस अम्ब्रेला के अंदर मैं सारी चीजें लेकर आने का प्रयास करूंगा, एसोसिएटेड, जो क्लोजली एसोसिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। तो उसने देखा कि 15 से 25 साल के बच्चे क्या खाते हैं, 25 से 40 साल के आदमी लोग क्या खाते हैं, औरतें क्या खाती हैं, और 40 के ऊपर के लोग क्या खाते हैं, चॉकलेट सैंडविच, फ्राइज, आइसक्रीम। अलग अलग इसने कैटेगरी के हिसाब से सोचा। अब करते करते सारी वैरायटी तो मैं यहां कवर कर दूंगा, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ क्या है? क्या वैरायटी मेरी स्ट्रेंथ है? तो मेरे वीडियो देख देख के इसने अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी बनाई, इसको बोलते हैं बिजनेस मोट। इसने बिजनेस मोट प्लान किया। मैं समझा दूंगा, इजी कर दूंगा आपको। इसका विस्कोसिटी और प्राइस एडवांटेज, इसका बिजनेस मोट है। पहले समझो मोट क्या होता है, MOAT। ये वॉरेन बफे ने वर्ड फेमस किया, मोट। ये वॉरेन बफे तो आप जानते हैं, कभी वीडियो बना के दूंगा उनके बारे में। मोट होता है, ये वो एडवांटेज है जिसके कारण कंपटीशन आपको कभी भी हरा नहीं सकता। ये आपकी वो ताकत होती है, उसको बोलते हैं मोट। पुराने जमाने में जो किला हुआ करते थे, बड़े बड़े किले होते थे, महाराजा लोग उस किले के आसपास बड़ी गहरी खाई सी खोद दिया करते थे कि अगर कोई आकर के शत्रु हमला करेगा तो खाई को पार नहीं कर पाएगा आसानी से। इसको बोलते हैं मोट, यानी कि आपका शत्रु, यानी कि आपका कंपटीशन आपको कभी हरा ना पाए, बिजनेस मोट। इसने सोचा कि मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो बिजनेस मोट बनाऊंगा, उसने उसको विस्कोसिटी को बना दिया। विस्कोसिटी समझो क्या होता है? विस्कोसिटी होता है मतलब जो कॉफी होती है ना, उस कॉफी को गाढ़ा इतना बना दिया, इतना थिक कॉफी बना दिया कि अब वो उस प्राइस के अंदर कोई और इतनी थिक कॉफी बना ही नहीं सकता। देखो जनरली क्या होता है, जब आप कॉफी पीने जाते हो तो रेगुलर मिल्क ले लो, रेगुलर कॉफी पाउडर ले लो, रेगुलर शुगर ले लो, मिला दो, कॉफी बन जाती है 50 रुपए की। उसमें बर्फ मिला दो तो कोल्ड कॉफी बन जाती है। लेकिन उसमें रेशियो किसी को मालूम नहीं भाई कितना डालना है, इसमें बर्फ कितनी डालनी, कॉफी कितनी डालनी, चीनी कितनी डालनी, दूध कितना डालना, पानी कितना डालना, रेशियो मालूम नहीं लोगों को। तो उससे रिस्क रहता है किसका? टेस्ट का और हेल्थ का। टेस्ट मतलब अब पता नहीं आपने कॉफी कितनी डाली तो स्वाद हर बार एक जैसा आएगा नहीं, और अगर बर्फ ज्यादा डाल दी तो गला खराब है, हेल्थ का भी रिस्क हो गया। फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला क्या है? नो गारंटी ऑफ प्रोसेस मतलब नो गारंटी ऑफ क्वालिटी। अगर प्रोसेस की गारंटी नहीं है, कॉफी कैसे बनेगी? तो क्वालिटी की गारंटी नहीं है, कॉफी कैसे बनेगी? मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि टेस्ट की गारंटी नहीं है, कभी कॉफी कम डाल दी, ज्यादा डाल दी, दूध कम डाल दिया, ज्यादा डाल दिया, कभी फुल क्रीम डाल दिया, कभी टोन डाल दिया। प्रोसेस की गारंटी नहीं तो क्वालिटी की गारंटी नहीं। अब इसने कहा कि मैं इसको ठीक करता हूं। तो कुणाल अपनी नौकरी में अर्निंग और लर्निंग दोनों कर रहा था। उसने क्या किया? उसने वहां पे अपने होटल के अंदर रेसिपी को सीखा जिससे टेस्ट मिलता है, और प्रेजेंटेशन स्किल को सीखा जिससे सेल्स मिलता है। रेसिपी से टेस्ट और प्रेजेंटेशन से सेल्स, दोनों चीजें उसने होटल में सीख ली। अब इसने सोचा मैं कैफे क्रेम चालू करता हूं, और इस कैफे क्रेम के लिए इसने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेरे वीडियोस देख देख करके बड़ा अच्छा बिल्ड किया। आज देखो 150 आउटलेट खोला, दम है ना आदमी में, कि इसने कूका कैफे अपनी लॉन्च कर दी।
जो उनकी थी कुक्का कॉफ़ी, उसकी खास बात क्या है, वो बिल्कुल थिक है और उसमें ज़ीरो प्रोसेसिंग कर दिया आउटलेट के अंदर। तुझको कुछ नहीं करना भाई, जो आउटलेट पे बना रहा है उसको कुछ नहीं करना, काटो घोलो और पिला दो क्या, काटो घोलो और पिला दो, यानी कि बस पहले से ही सब कुछ रेडीमेड आएगा, उसको काटो घोलो और पिला दो। इसमें आपको यूज प्रोसेस्ड मिल्क पहले ही डाल दिया इन्होंने, मतलब क्या, प्रोसेस्ड मिल्क पहले ही डाल दिया कॉफ़ी बनाने के लिए, पानी अब ऐड करना नहीं है, और ये मेल्टेड आइसक्रीम से भी ज़्यादा थिक कर दी। मुद्दा यह है कि गाढ़ेपन से क्या है, देखो जितना गाढ़ापन कॉफी में आता है उतनी देर तक जीभ पे स्वाद रुकता है। हायर विस्कोसिटी, लॉन्गर द टेस्ट, जितना गाढ़ापन होगा उतना जीभ पे स्वाद रुकेगा। तो इसीलिए कुक्का इनका फेमस हो गया। कुक्का इनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो विस्कोसिटी है ना, कुक्का की गाढ़ापन है, वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई। इसलिए अब कस्टमर आता है कुक्का कुक्का करता है जी, क्या करता है, कुक्का कुक्का इतना फेमस हो गया, ओए चल कुक्का पी के आते हैं, ओए कुक्का पी के आते हैं। अब कुक्का दिमाग में घुस गया लोगों के, बस एक आइटम के लिए कस्टमर आता है, बाकी भी खरीद के जाता है। मेरी बात समझ लेना, ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक चीज आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो किसी के पास ना हो। मेन मुद्दा पता है क्या है कि ना कोक का फॉर्मूला किसी को मालूम है, ना कुक्का का फॉर्मूला किसी को मालूम है। कोक कैसे बनती है वो भी नहीं मालूम, और इसने अपना कुक्का कॉफी बना दी, उसका फॉर्मूला भी किसी को नहीं मालूम। देखो, अगर आपको भी है ना बिजनेस करने का सुरूर, तो आप भी आइए हमारे साथ, आईबीसी बनिए जरूर। अगर आपको भी ऐसे स्टार्टअप बिल्ड करने हैं जैसे इसने किया कुणाल ने, तो आप भी बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन करके ज्वाइन करिए, हमारे को पता करिए कि मैं अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। स्टार्टअप शुरू करने से पहले या तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप खरीद लीजिए, बिजनेस कर रहे हैं तो भी खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप आईबीसी ले लेंगे तो आईबीसी में हमारे यहाँ से बहुत ट्रेनिंग मिलती है, बहुत ट्रेनिंग मिलती है। मैं ये सुझाव दूंगा, देश में किसी को भी स्टार्टअप करना हो, एक बार आईबीसी जरूर बन जाइए, 1 साल हमसे खूब ट्रेनिंग ले लीजिए, सेल्स भी सीखिए, बिजनेस के सारे मॉडल सीखिए। अब कुक्का में इनकी 2 एडवांटेज हो गई। एक, इन्होंने रॉ मटेरियल सस्ते में बना दिया क्योंकि इनको अफोर्डेबिलिटी चाहिए थी, और दूसरा थिक कॉफी बना दिया, क्योंकि देखो बाकी जगह अगर आप कॉफी पीते हो, स्टारबक्स में, कैफे कॉफी डे में, वहां 150-200 रुपए की मिलती है, इनकी कुक्का 40 रुपए की हो गई, यानी कि साधारण कॉफी के रेट पे इन्होंने कर दिया। तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है, ये फ्रेंचाइज पे जाने वाले थे अब, तो वहां पे देखा कि इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर से एक्सपोनेंशियल रेवेन्यू कैसे लेकर के आऊं, ये इनकी तीसरी स्ट्रैटेजी। अब सोचा बिजनेस को मुझको स्केल करना है तो मैं केपेक्स नहीं लगाऊं, मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा से सीखा है, मैं फ्रेंचाइज के थ्रू जाऊं। तो इनका प्रोडक्ट तैयार हो गया कुक्का, इनके सारे बाकी सैंडविच सब इन्होंने तैयार कर लिए, प्राइस तैयार हो गया, पोजीशनिंग तैयार हो गया, दिक्कत थी प्लेस की। अब जिस फ्रेंचाइजी को उन्होंने कहा कि भाई तू मेरा फ्रेंचाइजी बन जा और तू मेरा माल बेच, मैं तुझको रेडीमेड माल दूंगा, काटो घोलो पिला दो, वहां अपने आप पिला। लेकिन वो जो फ्रेंचाइजी था वो कई बार गलत लोकेशन पे खोल देता था, उससे उसको कम रेवेन्यू और फ्रेंचाइजी अपसेट, क्योंकि अगर उसका फुटफॉल कम है, अगर आपने खराब लोकेशन ले लिया, फुटफॉल मतलब लोग चल के आते हैं ना, फुटफॉल कितने फुट पहुंचेंगे आपके यहाँ, अगर लोकेशन खराब है तो फुटफॉल कम होगी तो आरओआई कम होगा, लोअर फुटफॉल लोअर आरओआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता की रेस में वही आगे खड़ा है। इतनी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं आउटलेट पे खुद ही हम जाकर के देखें समस्या क्या है। और जब वहां जाके देखा, अजीबोगरीब जगह पे फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलते थे कि जहां रात के अंधेरे तो छोड़ो, कोई दिन के उजाले में भी ना पहुंच सके, ऐसी जगह जाके खोल लेते थे कि वहां आसपास ना स्कूल है ना कॉलेज है, मोहल्ले की 5वीं गली में 3रे फ्लोर पर जाके खोला है। दे रियलाइज कि भाई ये गलती तो हमारी है, हमने उसकी मदद नहीं करी लोकेशन ढूंढने में। तो उन्होंने बनाया मैनुअल ऑफ लोकेशन एंड स्पेसिफिकेशन, एक अच्छा बढ़िया मैनुअल तैयार किया। इन्होंने देखा कि अगर मैं लोकेशन अच्छी दिला दूं तो वो रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, 5वीं गली की 3री मंजिल पे जाके लोगे, 15,000 रुपये किराए पे मिल रहा है, लेकिन पहली गली के ग्राउंड फ्लोर पे ले लिया तो 30,000 किराए पे मिल रहा है। इन्होंने देखा कि 15,000 किराए का जो रेस्टोरेंट खोलता है सामने वाला, जो कैफे खोलता है, उसमें 1 लाख की सेल करता है, 30,000 रुपये किराए पे खोलता है, उसमें 4 लाख की सेल करता है। तो देखा क्या, खर्चा हुआ डबल, 15,000 से 30,000, और रेवेन्यू हो गया 4 टाइम्स, 1 लाख से 4 लाख, यानी कि खर्चा 2 गुना पर रेवेन्यू 4 गुना। मेरी बात यहां भी समझना, खर्चा बहुत बड़ा भी नहीं है वॉल्यूम में। 15,000 रुपया फालतू खर्च करके 3 लाख रुपया उसको फालतू मिल रहा है, यानी कि 2,85,000 रुपए का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। इन्होंने लोकेशन पे ध्यान देना शुरू किया कि भाई डिस्टेंस मेन रोड से कितना है, पार्किंग स्पेस है कि नहीं है, आजू बाजू स्कूल कॉलेज है कि नहीं है, नेबरहुड की कम्युनिटी कैसी है, लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे। तो स्कोर बोर्ड बना दिया कि भाई जैसे जैसी लोकेशन लोगे उस पर मैं स्कोरिंग करूंगा। अगर लोकेशन अच्छी है तो भाई ग्राउंड फ्लोर है कि नहीं है, वाटर सप्लाई है नहीं है, रेंट कितना है, डिपॉजिट कितना देना है, करंट आउटलेट से कितना दूर है, पार्किंग स्पेस है कि नहीं है, सीटिंग स्पेस और फ्रंट कितना बड़ा है, फुटफॉल कितने, लोग कितने आते हैं वहाँ पे। और फिर लोकेशन के बाद इन्होंने उसको अलग अलग सपोर्ट दे दिया, आर्किटेक्ट, एक्सटीरियर कैसा लगेगा, फ्रेम्स कैसे होंगे, मेन्यू बोर्ड कैसा होगा, वॉलपेपर कैसा होगा। तो इससे ब्रांड यूनिफॉर्म भी हो गया। और किचन अप्लायंस मशीन एक ही जगह से लेनी शुरू कर दी, टी शर्ट, एप्रन, कैप, ये सब सबको पहना दिया। अब फ्रेंचाइज चलने लगे।
लेकिन अब कंसिस्टेंट करना था और इसको इजी करना था, तो चौथी स्ट्रैटेजी वो क्या है, क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस विद ब्लेंड एंड सर्व स्ट्रैटेजी। सिंपल, मैंने बताया था ना, काटो घोलो लगा दो, ब्लेंड एंड सर्व, बड़ा सिंपल कर दिया उन्होंने और कैफे खोल दिया। अब कैफे खोलने में या जब, अच्छा एक बात समझिए, जब भी कोई आदमी कैफे खोलेगा तो या तो वो होटल बैकग्राउंड से होना चाहिए या वो खुद शेफ होना चाहिए। भैया सैंडविच बनाए, सब बनाएगा, पास्ता बनाएगा, पिज्ज़ा बनाएगा, बर्गर बनाएगा, फ्रेंच फ्राइज बनाएगा, या तो खुद से शेफ होना चाहिए या फिर किसी शेफ को हायर करे या किसी होटल के कंसल्टेंट को ले आए, सबसे उससे खर्चा बढ़ जाता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ब्लेंड एंड सर्व हो जाए, मतलब 2 मिनट में खाना खिला दें, 5 मिनट में बढ़िया सा कॉफी वॉफी बना के पिला दें सब उसको। तो हर चीज को उन्होंने ब्लेंड एंड सर्व पे डाल दिया कि इजी कर दे, वहां पे फ्रेंचाइजी को कुछ ना करना पड़े, फ्रेंचाइजी इसमें कुछ मिलावट भी ना कर सके। तो उन्होंने पूरा रॉ मटेरियल अपनी तरफ से बना के दे दिया, जिसकी रेसिपी पहले से फिक्स्ड हो गई। अब फ्रेंचाइजी अपने आप से तो कुछ बना नहीं सकता, कुछ गलती करेगा, या गलती करने से पहले कम से कम 100 बार सोचेगा, क्योंकि भैया एक जैसा रॉ मटेरियल आ रहा है, एक जैसा टेस्ट आएगा। इसके लिए वो लोगों ने ऑडिट भी करना शुरू किया कि फ्रेंचाइजी कुछ अपनी तरफ से ना मिला है, उनको रॉ मटेरियल हम ही देंगे, वो हाइजीनिक रहेगा। कस्टमर सर्विस को आके चेक करने लगे, फिक्स्ड रेसिपी को चेक करने लगे। अब क्योंकि सारी चीज़ें ये पहले से ही फिक्स बना के दे रहे थे, अब आपको मास्टर शेफ नहीं चाहिए, ट्रेनी शेफ से काम चल जाता है। मास्टर शेफ 1,20,000 रुपये महीना ले लेगा और ट्रेनी शेफ खाली 12,000 रुपये महीने में काम कर देगा आकर के, तो आपका पैसा बच गया, क्योंकि काटो घोलो और पिला दो, काटो घोलो और खिला दो, बड़ा सिंपल हो गया ये। इसके लिए अब आप में रिपीटेबिलिटी आ गई, वरना अगर होता क्या है, अगर स्टाफ चेंज हो गया तो टेस्ट चेंज हो जाता है। भैया आपके यहाँ जो छोटू बनाता है खाना, वो अगर छोटू बदल के उसकी जगह रामू आ गया, शामू आ गया, तो टेस्ट बदल गया जी, कॉफ़ी अलग पिलाएगा, सैंडविच अलग खिलाएगा। अब यहाँ पे वो सिस्टम है ही नहीं, यूनिफॉर्मिटी आ गई, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है। आज तक 10 लाख कुक्का के ग्लास उन्होंने बना के पिला दिए लोगों को। तो रॉ मटेरियल भी कंट्रोल हो गया और डिस्पैच के टाइम पे इनकी फैक्ट्री से वो भी कंट्रोल हो गया, काटो घोलो पिला दो का पूरा सिस्टम ही कंट्रोल हो गया। बड़ी बात नहीं है, होटल का वेटर भी आज बिजनेस कर सकता है, अगर बेसिक चीजें आप मेरी कम से कम फ्री वीडियो से सीखो। अगर बहुत सीरियस हो बिजनेस के लिए तो हमारा कोर्स खरीदो। 5वीं स्ट्रैटेजी B2B सपोर्ट उन्होंने किया। B2B सपोर्ट मतलब मेरा बिजनेस है, मेरा नाम है कैफे क्रेम, मैं अपने फ्रेंचाइजीज को ऐसा सपोर्ट दे दूं कि दिक्कत ही ना आए। फ्रेंचाइजी को सपोर्ट क्या दूं, जब उनको रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि वो वहां कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ मैं ऐसा रॉ मटेरियल दूंगा कि वहां बस 5 मिनट में फटाफट खिला पिला देंगे। ऐसे इन्होंने कैफे क्रेम बनाया। तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट था, पर लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आती थी, लॉजिस्टिक्स इनका खुद का नहीं था, थर्ड पार्टी हुआ करता था। तो उन्होंने खुद की ही गाड़ियां लगा दी, क्योंकि थर्ड पार्टी में क्या है, अगर 80% माल टाइम से पहुंचा, 20% नहीं पहुंचा तो भी दिक्कत थी, या माल खराब होकर पहुंचा तो भी दिक्कत थी। तो उन्होंने सारी अपनी गाड़ियां लगा दी, इन्वेस्टमेंट किया उसमें, सेल्फ ओन्ड पहले कवर्ड व्हीकल बनाई और बाद में उसको रीफर वैन भी कर दिया। रीफर वैन वो होती है जिसमें -20 डिग्री टेम्परेचर में आइसक्रीम का आइटम पहुंचे, कॉफी का आइटम पहुंचे -20 डिग्री टेम्परेचर में, रीफर वैन लगा दिया। अब उससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, प्रोडक्ट की टाइमली पहुंचने लग गया। इसको बोलते हैं B2B सपोर्ट, बिजनेस टू बिजनेस सपोर्ट। अब देखो शेल्फ लाइफ अगर आइटम की बढ़ गई, बाकी आइटम कोई कॉफी की है वो हफ्ते भर में 9 दिन में खराब हो जाएगी, 9 महीने तक चलती रहेगी। रॉ मटेरियल टाइम से पहुंचा, इससे वेस्टेज कम हो गई और थर्ड पार्टी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इन्होंने खुद ही करना शुरू कर दिया और मटेरियल की शेल्फ लाइफ तो अपने आप कंट्रोल में आई गई। फिर B2B सपोर्ट में टेक्नोलॉजी देनी पड़ती है थोड़ी, जैसे क्या है, जो बेचारा वहां पे इनके यहाँ जो आउटलेट होता है, उस आउटलेट में जो खाना खिलाएगा, समझो बहुत बढ़िया लर्निंग्स है, मेरे हर वीडियो में पावरफुल लर्निंग है। वहाँ जो खाना खिलाता है, जो बना के देता है, वहाँ उसका रॉ मटेरियल खत्म है तो बेचारा वो लड़का बताना भूल जाता है बॉस को कि सर मेरा रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है पीछे से, और बताना भूल जाता है। तो अगला लड़का आता है, वो आकर के बताता है बॉस को, ओह भाई साहब, ओ यार तो कॉफी का माल ही नहीं पड़ा, अब क्या करूं मैं, है जी। और वो कस्टमर खड़ा है, अभी कॉफी पिलाओ कॉफी पिलाओ, और कॉफी पिला नहीं पा रहे हैं। तो बेचारा फ्रेंचाइजी ओनर जो है ना, वो इग्नोरेंट रहता है, उसको पता नहीं चलता, कस्टमर अब रिटर्न कर जाता है बिना परचेज किए। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि जैसे जैसे बिल जनरेट होगा, जैसे जैसे बिल जनरेट होगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक घटेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर पे दिखाई पड़ेगा कि भाई बिल बना, रॉ मटेरियल का स्टॉक सॉफ्टवेयर में कम होता हुआ दिखने लग जाएगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ऑर्डर कर लो रॉ मटेरियल। तो जैसे जैसे बिल बनता जा रहा है उसको नोटिफिकेशन आता जा रहा है। तो ये इन्वेंट्री और बिलिंग सॉफ्टवेयर है, ये आपको स्टॉक मैनेजमेंट में और आपके बिलिंग में हेल्प करेगा। बड़ा अच्छा B2B बना दिया, बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी, मार्जिन वर्सेज ROI, इसको बोलते हैं FSN एनालिसिस, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। अब इनके यहाँ ना बहुत सारे थे जो इनके फ्रेंचाइज ओनर्स थे, आउटलेट अच्छा हो गया, लॉजिस्टिक्स अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, मैनेजमेंट भी ठीक हो गया, लेकिन अभी भी फ्रेंचाइजी पैसा नहीं कमा रहा था, वो बिल्कुल अपसेट था क्योंकि उसका रोटेशन नहीं होता था। और इन्होंने सोचा कि भाई अच्छा फ्रेंचाइजी कमा नहीं रहा है, चलो उसका मार्जिन 20 से 30% कर देता हूं। 30% मार्जिन कर दिया तो भी फ्रेंचाइजी अभी नहीं कमा पा रहा था, फ्रेंचाइजी अभी भी अपसेट था क्योंकि बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मेक मनी, दुखी था फ्रेंचाइजी।
क्योंकि मुद्दा क्या था, फ्रेंचाइजी को जब ये 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री देते थे वो उसको 2 महीने में बेचता था। 1 लाख रुपए का माल आया, 2 महीने में बिका। अगर 30% मार्जिन है तो 1 लाख रुपए पे 30,000 रुपया बचा। सुनना मेरी बात को, 1 लाख पे 30,000 बचा, लेकिन कितने महीने में? 2 महीने में। यानी कि 1 महीने में 15,000, अगले महीने में 15,000, जनवरी में 15,000, फरवरी में 15,000। 15,000 पे लेके करेगा क्या? इससे चलो चौकीदार की नौकरी ना कर ले, चौकीदार को 18,000 रुपये महीना मिल जाता है। तो परेशान होने लग गया फ्रेंचाइजी, भाई ये तो काम ही नहीं चलेगा इससे, क्योंकि कुछ आइटम बिकने में टाइम लग जाता था, और अगर उसको 2 महीने से ऊपर लग गया तो और हालत खराब। तो ज्यादातर फ्रेंचाइजी यही प्रॉब्लम देख रहे थे। तो इनको समझ में आया कि भाई ये आरओआई के कारण एक बड़ा एट्रिशन का रिस्क आ गया है, और इस एट्रिशन के रिस्क के चक्कर में भाई फ्रेंचाइजी छोड़ छोड़ के चले जाएंगे ऐसे। तो उन्होंने रियलाइज किया कि दिक्कत मार्जिन की नहीं है, दिक्कत आरओआई की है। जब तक है बिजनेस में प्रॉफिट उम्मीद से ज्यादा, तभी तक फ्रेंचाइजी भी बिजनेस में जुड़े रहने का रखता है इरादा। तो मैं यूट्यूब पे FSN एनालिसिस का वीडियो दिया था, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, भैया कैसे रन करना है। तो हाँ, इन्होंने उससे सीखा, और इन्होंने भी अपने आइटम को अब देखने लगे कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है वो ज़्यादा दो, कौन सी चीज़ स्लो मूविंग है वो कम दो, कौन सी चीज़ बिकती नहीं है वो अपने फ्रेंचाइजी को मत दो। मेरी बात समझ में आई? यानी कि 1 लाख रुपए में ज़्यादातर चीज़ें वही दूंगा फ्रेंचाइजी को जो फट से बिक जाती है। ईजी कर देता हूँ, आप मेरे चैनल पर आए हो ना, यहाँ तो बात आसानी से समझ में आती है। साधारण भाषा में समझो, मैंने 1 लाख रुपये फंसा रखा है। अब 1 लाख पे मुझे 30% मिलने हैं, यानी कि 30,000 रुपये मिलने हैं। अब 30,000 रुपये मुझको 15 दिन बाद मिलेंगे, या 30,000 रुपये मुझको 2 महीने बाद मिलेंगे, 30,000 रुपये मुझको 2 हफ्ते में मिलेंगे या 2 महीने में मिलेंगे, इतनी सी बात है। तो उस 1 लाख पे जल्दी 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 मिल जाए। अगर हर 15 दिन में 30,000 रुपये मिलेंगे तो 2 महीने में तो वो 1,20,000 रुपये हो गया ना। इसको बोलते हैं आरओआई। मार्जिन अगर 40% भी होता, लेकिन माल जल्दी जल्दी नहीं बिके, तो उस महीने में मेरे फंसे हुए पैसे की कमाई आएगी नहीं। और बस ये आरओआई जैसे इन्होंने बनाया, ये गेम चेंजर हो गया, क्योंकि माल जल्दी जल्दी बिकने लगा। जल्दी जल्दी बिकने का मतलब है वही 1 लाख रुपया मुझको अब महीने में 15-15 दिन में कमा के दे रहा है, और वही 1 लाख रुपया अगर फंसा लेता तो 2 महीने बाद कमा के देता। 15 दिन वर्सेस 2 महीना, यहां पे गेम चेंज हो गया। 4 गुना की आरओआई में ग्रोथ आ गई, फ्रेंचाइजी रुकने लगा। 7वां वॉइस ऑफ कस्टमर जो आपको बढ़ाता है, वो तो आगे VOC, वॉइस ऑफ कस्टमर ही बढ़ाएगा। कस्टमर ही बताएगा दिक्कत क्या है। जब ये फ्रेंचाइजी बढ़ाने लगे तो कस्टमर आता था लेकिन वापस नहीं आता था। कस्टमर आता था, ये सोचे वापस क्यों नहीं आ रहा। वॉइस ऑफ कस्टमर थी कि भाई नहीं चलेगा, नहीं आऊंगा, नहीं चलेगा, नहीं आऊंगा, नहीं आ रहा था। कैफे क्रेम ने सोचा भाई क्या किया जाए, कस्टमर को रोके कैसे। उन्होंने देखा जाकर के सारे आउटलेट पे प्रॉब्लम ही कुछ और है। प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टाफ था वो प्रॉपर ड्रेस में नहीं था, अनक्लीन था, बिना नहाए आता था, बदबू मारता था। और उस कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि जब बदबू आएगी कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। वही स्टाफ को बातचीत करना नहीं आता था, अनक्लीन डेस्क हुआ करता था जहां पे खाना खिलाते थे, ट्रे जो थी वो गंदी पड़ी रहती थी, आपका सफाई नहीं होती थी, एसी काम नहीं करता बदबू आने के कारण। और जब एसी भी काम ना करे और बदबू भी भर जाए तो और दिक्कत आती है। यूज्ड प्लेट और कप ऐसे ही टेबल पे पड़े रहते थे, उसको साफ नहीं करते थे। तब इन्होंने कंप्लेंट रिड्रेसल मैनेजमेंट प्रोसेस चालू किया कि भाई कस्टमर मुझको कंप्लेंट कर सके। कैसे करेगा, वहां बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए कि भाई हमारे को ईमेल कर दो या फोन पे कंप्लेंट कर दो, और एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और कस्टमर उनको वेबसाइट से, ईमेल से, कॉल से कंप्लेंट करता था तो उनकी सर्विस की टीम तुरंत फ्रेंचाइजी को वापस फोन करती थी। अरे गुप्ता जी, आपने हमारी फ्रेंचाइजी ली, आपके यहां से शिकायत आ रही है कि आपके लड़के के यहां बदबू आती है, वो साफ सुथरा नहीं रहता। तो गुप्ता जी घबरा गए और अब इसको ठीक करना पड़ेगा। इससे क्या किया, इन्होंने देखा कि कहीं पे स्टाफ ठीक से बात नहीं कर रहा, कहीं साफ सफाई नहीं है। उन प्रॉब्लम से इन्होंने TNA कर लिया, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, कि इनको क्या ट्रेनिंग दे। जैसे ही प्रॉब्लम आएगी, जब भी आएगा क्राइसिस, तुरंत बनाए प्रोसेस। इन्होंने ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन TNI कर लिया कि इस वाले फ्रेंचाइजी को ये दिक्कत आ रही है, इसकी ऐसे ट्रेनिंग करेंगे, इस फ्रेंचाइजी को ये दिक्कत आ रही है, इसकी ऐसे ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन जैसे ही किया तो आपकी सबसे असंतुष्ट ग्राहक ही आपको सीखने का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं। और हमने भी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में यही किया। जो जो बिजनेस की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है उससे हमने TNA TNI से अपने कोर्स को बनाया। जो जो बिजनेस की प्रॉब्लम है ढूंढ ढूंढ के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। जो भी टॉपिक चाहिए आपको बिजनेस का, हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में हमने डाला। इसके बाहर कोई बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इसका नाम है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप।
बिजनेस करना है या कर रहा है, इससे बढ़िया कोर्स कोई नहीं है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। बोर्ड लाइन नंबर है, फोन करके पूछिए इसके बारे में, पता लगाइए, हमारे काउंसलर वेट करेंगे आपके कॉल का। इन्होंने किया क्या, एग्जीक्यूशन किया एट फ्रेंचाइजी, रेजोल्यूशन किया एट कंज्यूमर, इससे कंज्यूमर भी खुश हो गया, 48 घंटे में फ्रेंचाइजी को के साथ में एग्जीक्यूशन भी कर दिया। बड़ा सिंपल है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा, रीपर्चेज रेट बढ़ा, रेवेन्यू अपने आप बढ़ा, और फ्रेंचाइजी का और इनका ब्रांड ट्रस्ट भी बढ़ा, इससे रिपीट सेल्स आने लगी। और अगर रिपीट कंप्लेन आ रही है सेम फ्रेंचाइजी के पास से, तो उसको वार्निंग दे देते थे, क्योंकि भैया जमाना बदल रहा है, फ्रेंचाइजी तू भी अपने आप को खुद ही बदले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये इससे कैफे क्रीम का ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हुआ। यही मैं कहूँगा कि कुणाल की खासियत है कि अपनी लर्निंग पे फोकस करते रहे और इनकी ग्रोथ होती रही। वैसे एक बात है, जो बिजनेस को लेके सीरियस हो उसको ये वीडियो जरूर दिखाइए, शेयर करिए। मैं एक से बढ़कर एक पावरफुल केस स्टडीज बना रहा हूँ। ये तो मेरे ही स्टूडेंट थे कुणाल, जिन्होंने हमसे सीखा, आज एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हैं, कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। एक होटल का वेटर भी कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। फ्री वीडियोस मैं देता ही रहूंगा। किसी बिजनेस पर्सनैलिटी पर चाहते हैं, कॉमेंट बॉक्स में बताइए। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी पर चाहते हैं, कॉमेंट बॉक्स में बताइए। सोचता हूँ कभी जैन समाज, बनिया समाज, मारवाड़ी समाज, इन पर भी वीडियो बनाऊं। सोचता हूं किसी बढ़िया किसी कंट्री, वो कंट्री कैसे ग्रो कर गया, उस पे वीडियो बनाऊं। कमेंट बॉक्स पे आप मेरा साथ देते जाइए, मैं एक से बढ़कर एक पावरफुल वीडियो दूंगा। फ्री में भी वीडियोस, हमारे बराबर के, हमारे से टक्कर कोई नहीं ले सकता। पड़े हो किस चक्कर में, विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में। लाइक करके खूब उत्साह बढ़ाइए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो जरूर पता लगाइए, काउंसलर आपकी मदद करेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।